बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल या फिर डार्क रिएक्शन या फिर C3 पाथवे, ये तीनों ही एक ही रिएक्शन के नाम हैं। तो बेटा, इसकी डिटेल में जाने के से पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप थे। एक था लाइट रिएक्शन, दूसरा था डार्क रिएक्शन। तो आज हम बेसिकली डार्क रिएक्शन को ही एक्सप्लेन करेंगे। डार्क रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली ये इनडायरेक्ट लाइट पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डार्क रिएक्शन है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाती हैं, और डार्क रिएक्शन के दौरान डायरेक्ट एनर्जी की डायरेक्ट सनलाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती। दूसरे इसको हम बेटा नाम देते हैं C3 पाथवे। C3 पाथवे इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं C3 पाथवे का। और डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था केल्विन। तो इस साइंटिस्ट ने इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया, C3 पाथवे को तो बाद में दिया गया। अब इस साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही इस रिएक्शन को नाम दे दिया केल्विन साइकिल का। यह इस जो रिएक्शन है इसके जो नाम की इंट्रोडक्शन। अब इस रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे, हम इनकी डिटेल को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को को अगर मैं बेसिकली एक एब्रीविएशन है इसकी, अगर डिटेल के साथ लिखूं तो ये है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसका जो कंप्लीट नाम होगा वो होगा रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये बेटा इसका नेम है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये रुबिस्को का, अगर मैं जो एब्रीवेशन है रुबिस्को, बेसिकली इसकी एब्रीवेशन है। अब इसके फंक्शन की तरफ अगर हम आए तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट काम है बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली आपके सामने बताता ड्रा करता हूँ। जी बेटा, ये हमारे पास एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसको हमने नाम दिया रिबुलोज का। अब आपने एक और वर्ड भी पढ़ा है राइबोस। राइबोस भी 5 कार्बन वाली शुगर है, रिबुलोज भी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। इसमें फ़र्क क्या जाता है? राइबोस का जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, जबकि रिबुलोज का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो कीटोन होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि रिबुलोज को हम नाम देते हैं, ये एक राइबोस का ही आइसोमर है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि राइबोस का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जबकि रिबुलोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अब रिबुलोज जिसके पास 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हैं, इसको बेटा हमने नाम दिया रिबुलोज बिस फॉस्फेट का, 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होना रिबुलोज के पास। अब रिबुलोज बिस फॉस्फेट यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। कार्बोक्सिलेज, इस रिबुलोज बिस फॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना कार्बोक्सिलेज कहलाता है। ऑक्सीजनेज, इस रिबुलोज बिसफॉस्फेट में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीजनेज कहलाता है। मीन कि एक ही एंजाइम रुबिस्को रिबुलोज बिसफॉस्फेट में या तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगी या फिर ऑक्सीजन ऐड करेंगे। चूँकि हम जिस फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो हम रिबुलोज बिसफॉस्फेट और रुबिस्को का जो यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे, जस्ट यही फंक्शन पढ़ेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिबुलोज बिसफॉस्फेट में ऐड करती है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा रिबुलोज बिसफॉस्फेट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है।
इसमें ऐड कौन करेगा? रुबिस्को क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी ऐड होती है, जब हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन कैसे ऐड होती है वहाँ पे हम डिटेल के साथ देखेंगे इसको। यहाँ पे बस आपने यही बात याद रखनी है कि जो रुबिस्को है ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने में हेल्प आउट करता है, और ये एक एंजाइम है। एंजाइम चूँकि तमाम एंजाइम प्रोटीन होती है और ये रुबिस्को तमाम पौधों में पाया जाता है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक जो प्रोटीन है वो रुबिस्को है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज़ द रुबिस्को। अब रुबिस्को काम क्या करता है? रिबुलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट की। जी बेटा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट जिसका फंक्शनल ग्रुप जिसके पास एल्डिहाइड होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और तीसरी कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो बेटा इसकी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। ये जो कैल्विन साइकिल है, ये डार्क रिएक्शन है, ये जो C3 पाथवेज में इन्वॉल्व होता है। बेटा ये कार्बन की तादाद इसमें 3 होती है। ये हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और अगर ऐसा हो कि 3 के साथ साथ कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हमने नाम देना है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों के पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, इस वजह से हम इसको नाम देंगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का। अब लास्ट जो हमारे पास कंपोनेंट रह गया वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरेट 3 कार्बन, एल्डिहाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और 3-फॉस्फेट उसके जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होता है। इसको हम नाम देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। आपने एक वर्ड सुना हुआ है कि ग्लिसरॉल, तो उसके रेलेवेंट एक वर्ड है ग्लिसरेट। अब इसमें क्या होता है? ग्लिसर एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होती है। आइए अब हम इसका साइकिल की डिटेल की तरफ आते हैं। जी बेटा, बेसिकली जो कैल्विन साइकिल है C3 पाथवे, या फिर जो हमारे पास साइकिल है डार्क रिएक्शन है, ये एक साइक्लिक पाथवे है। इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन, दूसरी रिडक्शन, और तीसरा स्टेप है रिजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये 3 स्टेप हैं। आइए 1 बाय 1 इनको हम देखते हैं और इनकी डिवीजन भी कर देते हैं साथ साथ। बेटा पहला स्टेप ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रुबुलोज बिसफॉस्फेट, जिसकी डिटेल हम अभी देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को रुबुलोज बिसफॉस्फेट में ऐड करती है। इसके नतीजे में 6 कार्बन वाला एक टेम्परेरी मॉलिक्यूल बनता है। 6 कार्बन, यहाँ पे मैंने एक एरोहेड लिखा है, बुक में भी ऐसी एक एरोहेड है, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी डिक्लेयर हो जाएगा कि 6 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बनता है। ये वाला जो 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है ये कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके बाद फौरन ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में, जिसको हम नाम देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। और इसमें मॉलिक्यूल की जो तादाद होती है वो बेटा 2 होती है। 6 कार्बन वाला जो एक मॉलिक्यूल है ये फौरन ब्रेक हो जाता है 2 कार्बन वाले में। अब सवाल पैदा होता है कि 6 कार्बन बने कैसे? 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का और 5 कार्बन रुबिलोज के, तो 5 और 1 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया। क्योंकि ये इंटरमीडिएट है फौरन ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल। अब ये वाले जो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसका जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपने अभी देखा है, इसमें बेसिकली जो है वो ATP के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। अब ATP के मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो 6 मैंने लिखी हुई है, इसको हम बाद में देखेंगे। बस आपने यहाँ तक अभी तो ये देखना है आपने, ATP जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और जो मॉलिक्यूल है इसकी तादाद जो होगी वो 2 ही होगी।
अब 1,3 बिसफॉस्फेट, यहाँ तक बेटा हमारे पास जो है ये कार्बन फिक्सेशन पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड कर देना रिडक्शन है। 6 NADPH के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये कन्वर्ट होता है NADP में, 2 हाइड्रोजन जो अपने हाइड्रोजन है ये इनमें ऐड कर देते हैं, तो इसको हमने नाम दिया रिडक्शन का। तो यहाँ से ये वाला जो स्टेप है, यहाँ से फर्दर तकरीबन यहाँ तक ही होगा, यहाँ इसके बनने तक ये वाला जो स्टेप है ये रिडक्शन है। रिडक्शन हो गई। रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बने वो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। किसके? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के। उन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल इधर रह गया, बाकी 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के ये आ गए। ये वाले जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है इसके 5 मॉलिक्यूल्स। बेटा आप तादाद से डिस्टर्ब ना होइएगा, तादाद मैं आपको दोबारा फिर रीअरेंज करवा दूंगा। 6 में से एक ये रिलीज हो गया, निकल गया, ये हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रही है। ये 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कन्वर्ट होगा, ये इनमें से एक निकल के 6 में से बाकी 5 बच गए। अब यहाँ पर ने 2 एरोहेड लगाए। एक एरोहेड ये वाला, ये एरोहेड, इसका मतलब ये है कि ATP के मॉलिक्यूल ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये वाला एरोहेड है, ये किस चीज़ को बता रहा है? ये बता रहा है कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये अपने आप को रीअरेंज करता है और कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज फास्फेट में। ये अपने आप को रीअरेंज करके रिबुलोज फास्फेट में कन्वर्ट होता है। अब बेटा मैं इसको बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताता हूँ। देखें, आपके पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की तादाद है 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कार्बन कितने हैं तो आप बताएंगे 3 ज़रब 5, वो हैं 3 ज़रब 5 इज इक्वल टू 15। बेटा मैंने आपसे पूछा है कार्बन कितने हैं 3 और मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है 5। अगर बेटा मैं इसको उल्ट कर दूं कि कार्बन एक मॉलिक्यूल में 5 हैं और उन मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो 3 है, ये भी 15 नहीं बनेंगे। मीन के 5 मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन वाले, जब हमने उसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करके 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो बना वो है रिबुलोज फास्फेट। इसमें ATP आया, ADP में कन्वर्ट हो गया और ये दोबारा बन गया रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि तीसरा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट, ये दोबारा बन जाएगा। अब आइए मैं आपको थोड़ी सी तफसील के साथ इनकी तादाद समझाता हूँ। बेसिकली होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एक रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेगा तो हमारे पास 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है। क्योंकि हमने कहा कि ये C3 पाथवे है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल 3 रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेंगे। इसके नतीजे में 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बने, क्योंकि तादाद आपके सामने 3 रिबुलोज बिसफॉस्फेट के हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और एक ही रिबुलोज बिसफॉस्फेट इसको ऐड करता है। हमने इसको एक इस वजह से समझाया ताकि हम इसके जो बाकी स्टेप है उसको समझ सकें। अब हम चूंकि टोटल तादाद की बात करेंगे, जस्ट हम नंबरिंग बतानी है, नंबरिंग पूरे करने, 3 इसके 3 इसके। अब बेटा यहाँ पे चूंकि 5 कार्बन थी 3 मॉलिक्यूल थे, कार्बन एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 है और मॉलिक्यूल की तादाद है 3, तो 15 टोटल कार्बन थी। 15 और 3 18 कार्बन होगी और 18 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बने 6 कार्बन वाले। चूंकि ये इंटरमीडिएट है 6 कार्बन वाला फौरन ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स में, तो जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं बेसिकली वो एक मॉलिक्यूल से बने हैं। तो जब ये 3 मॉलिक्यूल से बनेंगे तो 2 नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ये 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। किसके?
3 फास्फोग्लिसरेट के कितने मालिक्यूल बने? 6। और 6 मालिक्यूल्स के लिए 6 एटीपी रिक्वायर होंगे, इसी वजह से हमने तादाद यहाँ पे लिखी है 6। दोबारा सुन लें, 6 कार्बन वाला एक मालिक्यूल जब ब्रेक हुआ 2 कार्बन में, ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मालिक्यूल बनेंगे। लेकिन जब 6 कार्बन के 3 मालिक्यूल ब्रेक होंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मालिक्यूल बने 3 फास्फोग्लिसरेट के, उसको उसमें से जो एटीपी ऐड करने वो उसकी तादाद भी 6 है, हमने पहले ही मेंशन कर दी। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 6, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 आ जाएंगे। तो 6 ही इसको रिडक्शन करने के लिए 6 ही NADPH के मालिक्यूल चाहिए इसके रिडक्शन करने के लिए। अब मुझे बताएं कि एट द एंड 6 और ये कितने मालिक्यूल बनेंगे? 6 ही। किसके? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के। उनमें से एक मालिक्यूल रिलीज हो जाएगा, बाकी 5 बच जाएंगे। ये वाले जो 5 मालिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करके रिबुलोज फास्फेट बनाएंगे, क्योंकि मालिक्यूल की तादाद हो गई 3, ये वाले 3। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास जितने मालिक्यूल कंज्यूम होते उतने एट द एंड बन गए, और आपके पास एक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। ये है बेटा हमारे पास डार्क रिएक्शन जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू बेटा, ये था आज का हमारा लेक्चर।